हाँ, then I welcome you all in this class. This is the class under AEXT 5111 और इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी। प्रीवियस जो इंट्रोडक्टरी क्लास था उसमें भी मैंने बताया था कि सोशियोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है अपन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के अंतर्गत ये चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अप टू द फार्मर्स। क्लियर है? तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हम फार्मर्स तक कर रहे हैं। फार्मर्स कहाँ पे रहते हैं? गांव में रहते हैं। और गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनका सोशल सिस्टम क्या है, वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे काम कर रहे हैं, किस टाइप के ग्रुप्स वहाँ पे पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाके हम इफेक्टिवली कोई भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसलिए ये सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी जो एक टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सोशियोलॉजी क्या होता है, देन फिर रूरल सोशियोलॉजी क्या होता है। देन फर्स्ट हम लोग बात करते हैं सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी को हिंदी में अगर हम बोलें तो इसको समाज शास्त्र बोला जाता है। ये जो समाज शास्त्र टर्म है, द टर्म सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस। ये जो सोशियोलॉजी शब्द है उसको लैटिन वर्ड सोशियस से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है कंपेनियन या एसोसिएट, मित्र या सहयोगी। एंड द ग्रीक वर्ड लॉगस मीनिंग स्टडी और साइंस। मतलब ये जो सोशियोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन वर्ड सोशियस और दूसरा ग्रीक वर्ड लॉगस। लॉगस का मतलब क्या होता है? साइंस। साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। तो ये दोनों शब्दों से मिलकर क्या बनता है? सोशियोलॉजी। सोशियस प्लस लॉगस इक्वल टू सोशियोलॉजी। दस द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ सोसाइटी। मतलब किसी भी समाज का अगर हम सिस्टमेटिक स्टडी करें, या इसको हम समाज का विज्ञान भी बोल सकते हैं, समाज शास्त्र को। इट इज़ द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो भी मानव जाति है उसके सामाजिक संरचना का जो अध्ययन है, उनकी सामाजिक पद्धति का जो अध्ययन है, वो एक तरीके से सोशियोलॉजी कहलाता है। दैट इज़ द वेब ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड इंटर रिलेशनशिप्स। इसको दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि यह ह्यूमन इंटरेक्शंस और ह्यूमन इंटर रिलेशनशिप, मतलब कि मानव संबंधों का एक जाल है, जिसका अध्ययन हम इस सोशियोलॉजी के माध्यम से करते हैं। द फ्रेंच फिलोसोफर अगस्ट कॉम्टे इंट्रोड्यूस द वर्ड सोशियोलॉजी। ये सबसे पहले जो सोशियोलॉजी वर्ड का उपयोग किया गया था वो किया गया था फ्रेंच फिलोसोफर अगस्ट कॉम्टे के द्वारा। और ये कैसे किया गया था उनके द्वारा? फॉर फर्स्ट इन हिज फेमस वर्क पॉजिटिव फिलोसफी इन 1839। मतलब 1839 में उनका एक काम था पॉजिटिव फिलोसफी। उस पॉजिटिव फिलॉसफी नामक बुक में उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1839 में किया था। इस कारण से अगस्ट कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अगर हम इसको डिफाइन करने की बात करें तो गिडिंग्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गिडिंग्स, सोशियोलॉजी इज द सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसाइटी व्यूड एज अ होल। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो समाज शास्त्र पूरे समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या करने का विज्ञान है। ये डेफिनेशन दिया गया था गिडिंग्स, एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा दिया गया था। अकॉर्डिंग टू एफ एल वार्ड, इनके हिसाब से सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और सोशल फिनोमिना। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। ये एफ एल वार्ड के द्वारा परिभाषित किया गया था सोशियोलॉजी को। अकॉर्डिंग टू ई दुर्खिम, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। दुर्खिम ने कहा था कि समाज शास्त्र सामाजिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। According to M. Ginsberg, sociology aims at the study of the conditions and consequences of human interactions and interrelations.
हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं एवं अंतः संबंधों की दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। ये गिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्टे, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना subject to natural and invariable laws, the discovery of which is subject to investigation। इसको अगर हम हिंदी में बोले तो समाज शास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है जो प्राकृतिक और अविवेकी कानूनों के अधीन है, जिसकी खोज जांच का आधार है। तो जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बताया कि सोशियोलॉजी को इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और साइंस ऑफ वेब ऑफ सोशल रिलेशंस। ये सोशियोलॉजी को इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं। इसके अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो सोशियोलॉजी के ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं और इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये सारे ब्रांचेस के अंतर्गत जो हमको पढ़ना है वो रूरल सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना है और कुछ हद तक हमको अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि ये सब क्या होता है। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, इसको ऐतिहासिक समाज शास्त्र भी कहा जाता है। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग उन सामाजिक सत्यताओं के अध्ययन पर लागू होता है जो 50 वर्षों से पुरानी है, अर्थात 50 वर्ष पुरानी लोगों के बीच में क्या संबंध थे, किस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस काम करते थे, इसका अध्ययन हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी के अंतर्गत होता है। फिर आपका पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, यह समाज नीति, सामाजिक संरचना तथा राजनीतिक संस्थानों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, इसी को हम राजनीतिक समाज शास्त्र भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, ये आर्थिक समाज शास्त्र कहलाता है। आर्थिक समाज शास्त्र का मतलब क्या हो गया कि लोग जिन भी चीज़ों का उत्पादन करते हैं, उसका एक्सचेंज करते हैं, उसकी मार्केटिंग होती है और इन सब सारी चीज़ों से लोगों का क्या संबंध है, लोग किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, इसका स्टडी अगर हम करें तो वो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी या फिर आर्थिक समाजशास्त्र इसको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशनल सोशियोलॉजी, व्यवसाय का समाजशास्त्र, मतलब लोग किस प्रकार से विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। इसके अंतर्गत श्रम के विभिन्न विभाग को हम ले सकते हैं। लोगों के विशिष्ट व्यवसायों जैसे बाल श्रम, मालवाहक श्रमिकों आदि का क्या कारण है और लोग इससे किस प्रकार से जुड़ते हैं, इसका स्टडी अगर हम करें तो वो ऑक्यूपेशनल सोशियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। फिर है आपका रिलीजियस सोशियोलॉजी, इसको हम बोल सकते हैं कि धर्म का समाजशास्त्र। इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं कि विभिन्न लोग जो हमारे समाज में रहते हैं वो किन किन धर्मों को मानते हैं और उनकी मान्यताएं क्या है। तो ये आपका रिलीजियस सोशियोलॉजी के अंतर्गत इसका स्टडी किया जाता है। फिर है आपका इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, यह लोगों के औद्योगिक क्रियाकलापों तथा औद्योगिक संबंधों का समाजशास्त्र है। औद्योगिक समाजशास्त्र या फिर इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। फिर हम बात करते हैं अर्बन सोशियोलॉजी। अर्बन का मीनिंग क्या होता है, अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जो समाज है उसका हम जब सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं तो वो अर्बन सोशियोलॉजी कहलाता है। और देन फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रूरल सोशियोलॉजी, मतलब ग्रामीण या विलेजेस या गांव में रहने वाले लोगों के सामाजिक संरचनाओं का, उनके सामाजिक संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो है रूरल सोशियोलॉजी। इसका हम आगे डिटेल में और स्टडी करेंगे। फिर है आपका एजुकेशनल सोशियोलॉजी, यह शिक्षा में संगठन तथा संस्थानों का विश्लेषण करता है। यह शैक्षिक तौर तरीके या व्यक्तिगत विद्यालयों तथा महाविद्यालयों का विश्लेषण भी करता है। ये अपन करते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी के अंतर्गत। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं सोशियोलॉजी के। अगर हम बात करें रूरल की तो जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट थे उनका अलग अलग मत था। कुछ लोगों ने रूरल को डिफाइन किया था एज पर द पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब जनसंख्या के घनत्व के आधार पर उन्होंने गांव को निर्धारित किया था। तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट हमारे थे, उनका मानना ये था कि गांव ऑक्यूपेशन से संबंधित है, वहाँ पे किस प्रकार के व्यवसाय किए जाते हैं और गांव को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो ऑक्यूपेशन ही आधार बन सकता है। और इसमें जिस्ट के रूप में यहाँ पे दो सोशियोलॉजिस्ट
का आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर एफ विलियन, इसके आधार पर गांव हम किसको बोल सकते हैं, रूरल या विलेज या फिर गांव हम किसको बोल सकते हैं। पॉपुलेशन अप टू 100 इज कॉल्ड कंट्री अकॉर्डिंग टू वॉल्टर एफ विलियन। वॉल्टर एफ विलियन के आधार पर क्या है कि जहाँ का पॉपुलेशन 100 तक है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटी। काउंटी आप लोगों ने नाम सुना होगा, काउंटी, ठीक है ना। और जहाँ का पॉपुलेशन 100 से 1000 तक है उसको विलेज या रूरल कह सकते हैं वॉल्टर एफ विलियन के हिसाब से। और जहाँ का पॉपुलेशन मोर देन 1000 इज कॉल्ड अर्बन। जहाँ का पॉपुलेशन 1000 से अगर अधिक है तो उसको अर्बन या शहरी क्षेत्र कहा जाएगा। तो वॉल्टर एफ विलियन ने इस प्रकार से गांव को परिभाषित किया था। और हम आर एन मुखर्जी जो हमारे सोशोलॉजिस्ट थे रिनाउंड, उनके आधार पर अगर देखा जाए तो एनी प्लेस इज कॉल्ड विलेज और रूरल विथ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके आधार पर क्या है कि ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी स्थान पर पाए जाते हैं तब हम उसको रूरल विलेज या गांव कह सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, होमोजिनिटी। होमोजिनिटी का मतलब क्या हो गया कि लोगों में समानता होनी चाहिए। लोगों में समानता किस प्रकार की होनी चाहिए, उनकी खान पान में समानता होनी चाहिए, उनके रहन सहन में समानता होनी चाहिए, मोर और लेस उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी समान रहता है। अगर ये सारी चीज़ें अगर समान है तो उन लोगों के बीच में होमोजिनिटी है, ये हम कहेंगे। अदरवाइज वहाँ पे हिट्रोजिनिटी होगा। जैसे शहरी क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में इकोनॉमिक स्टेटस की अगर आप बात करो तो किसी का बहुत लो होता है, किसी का बहुत हायर होता है, लेकिन गाँव में इस प्रकार का नहीं होता। शहरों में आप रहन सहन देखोगे तो कोई हाई लाइफ स्टाइल जी रहा है, कोई बहुत ही गरीबी के माहौल में जी रहा है, लेकिन गाँव में मोर और लेस सबका जो लाइफ स्टाइल है लगभग समान होता है। तो वहाँ पे सबसे प्रमुख विशेषता गांव की क्या हो गई, होमोजिनिटी, समानता, लोगों में समानताएं पाई जाती है। लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या लेजर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। गांव में हम देखेंगे तो जनसंख्या का घनत्व कम होता है। मतलब एक यूनिट एरिया की हम बात करें तो वहाँ पे कम लोग रहते हैं। वहीं अगर हम शहरों में अगर बोलें तो यहाँ पे हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन या जनसंख्या का घनत्व जो है वो अधिक होता है। कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन गाँव में जो क्षेत्र है वहाँ पे कम लोग रहते हैं। जैसे 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया की अगर हम बात करें तो जितना गांव में रहते हैं उससे कई गुना आपके शहर में रहता है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है गांव में बहुत कम होती है। ये प्रमुख विशेषता है गांव की। थर्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स। वहाँ पे प्राथमिक समूहों की विशेषताएं होती है। आगे आप लोग ये ग्रुप्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। तो अभी मैं बता दूं कि प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप का मतलब होता है कि जैसे हमारी फैमिली, फैमिली में हमारे फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में हमारा क्या रहता है, इंटीमेट रिलेशंस रहता है, आपसी संबंध बहुत प्रगाढ़ होते हैं। तो इस प्रकार के जो समूह पाए जाते हैं उसको प्राइमरी ग्रुप्स कहे जाते हैं। गांव में जब आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली का कल्चर है, ठीक है ना। लेकिन शहरों में जब हम आते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियस फैमिली है। तो जॉइंट फैमिली एक बड़ा ग्रुप है और जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोगों के बीच का जो रिलेशंस हैं वो इंटीमेट रिलेशंस होते हैं, आपसी संबंध बहुत प्रगाढ़ होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स। एग्रीकल्चर एज द मेन ऑक्यूपेशन। गाँव की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कृषि मुख्य व्यवसाय होता है वहाँ के लोगों का। मतलब 80 to 90% लोग कृषि आधारित व्यवसायों के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मुखर्जी के हिसाब से ये सारी विशेषताएं हैं। और ये फिफ्थ वन है यहाँ पे रिलेटिव्स। रिलेटिव्स का मतलब क्या हो गया कि गांव के लोग किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, संबंधित रहते हैं, रिश्ते नातों से जुड़े रहते हैं, इसलिए रिलेटिव्स। तो ये 5 विशेषताएं अगर किसी स्थान पर पाई जा रही हैं तो आर एन मुखर्जी सोशोलॉजिस्ट के आधार पर उसको गांव कहा जाएगा या रूरल कहा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोशोलॉजी समझा, सोशोलॉजी क्या है, यहाँ पे हमने रूरल समझा। अब हम बात करते हैं कि रूरल सोशोलॉजी क्या होता है। तो रूरल सोशोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी दैट स्टडीज रूरल लाइफ, रूरल सोशल रिलेशनशिप्स एंड रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस। Does it a comprehensive study of issues, problems, facts
एंड सोशल रिलेशनशिप्स कनेक्टेड विथ रूरल इन्वायरमेंट। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कि ग्रामीण समाज शास्त्र की एक शाखा है। रूरल सोशियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे ब्रांचेस बताया, उसमें बताया था कि रूरल सोशियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसकी स्टडी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो रूरल सोशियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र की शाखा है जिसके अंतर्गत ग्रामीण जीवन, ग्रामीण सामाजिक संबंधों और सामाजिक संस्थाओं, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह ग्रामीण वातावरण में व्याप्त मुद्दों, तथ्यों, समस्याओं तथा सामाजिक संबंधों का विस्तृत अध्ययन है। तो इस प्रकार से हम रूरल सोशियोलॉजी को समझ सकते हैं। ये रूरल सोशियोलॉजी का मीनिंग है। हम इसको डिफाइन करने की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू एफ चैपिन, the sociology of rural life is a study of rural population, rural social organizations and the social processes। हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन तथा ग्रामीण समाज से कार्यान्वित सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। एफ चेपी ने इस प्रकार से रूरल सोशियोलॉजी को परिभाषित किया है। अकॉर्डिंग टू ए आर देसाई, rural sociology is the science of rural society. The basic function of rural sociology is to discover the law of rural development। तो देसाई के आधार पर हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं रूरल सोशियोलॉजी को या ग्रामीण समाजशास्त्र को? ग्रामीण समाजशास्त्र का आधारभूत कार्य ग्रामीण विकास के सिद्धांतों का अन्वेषण करना है। और अकॉर्डिंग टू बर्टेंड, रूरल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। मतलब क्या हुआ? ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन रूरल इन्वायरमेंट। इसको हिंदी में बोल सकते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण वातावरण में ग्रामीण संबंधों का अध्ययन है। तो इस प्रकार से हम रूरल सोशियोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। स्कोप का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। और जब हम क्षेत्र की बात करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के क्षेत्र की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के माध्यम से हम किन किन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, किन चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। तो जब हम रूरल सोशियोलॉजी के स्कोप की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लिस्ट देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों के संबंध में हम अध्ययन इस सब्जेक्ट के माध्यम से कर सकते हैं, या इन चीज़ों के बारे में हम इस सब्जेक्ट के माध्यम से या इस विषय के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे रूरल सोशल लाइफ। रूरल सोशल लाइफ मतलब क्या हो गया कि ग्रामीण सामाजिक जीवन, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का जीवन किस प्रकार से चलता है, इसके बारे में अगर हमको जानना है तो हम रूरल सोशियोलॉजी के माध्यम से ही जान सकते हैं। रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार के सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, उन संगठनों के बारे में भी हम रूरल सोशियोलॉजी के माध्यम से ही अध्ययन कर सकते हैं। रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स, ग्रामीण क्षेत्रों का जो समाज है, उस समाज में किस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं काम कर रही हैं और उसका संरचना किस प्रकार से है। ग्रामीण सोशल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या हो गया कि फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन। फैमिली एक इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ पे और दूसरी संस्थाएं काम करती है, जैसे मैरिज, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। तो इस प्रकार की संस्थाओं का अध्ययन हम करते हैं। जैसे वहाँ पे और दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहाँ पे स्कूल है, आंगनबाड़ी वगैरह है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स वगैरह है। तो ये सब भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे कुछ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह होती है। तो इन सारे इंस्टीट्यूशंस का अध्ययन हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। रूरल कम्युनिटी एंड रूरल प्रॉब्लम्स, ग्रामीण समुदाय के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं इसके माध्यम से। और रूरल प्रॉब्लम्स, गाँव में किस प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं, किस प्रकार की समस्याओं से गाँव के लोग जूझ रहे हैं, इसका स्टडी भी हम रूरल सोशियोलॉजी के माध्यम से ही कर सकते हैं।
रूरल सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल इन रूरल सोशल सेटअप। रूरल सोशल चेंज का मतलब क्या हो गया? सोशल चेंज मतलब सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन हमको लाने की आवश्यकता है कि नहीं है, क्योंकि कुछ सुपरस्टिशंस ऐसे काम कर रहे हैं जो समाज के विकास में बाधा का काम करते हैं। उन बाधाओं को या उन सुपरस्टिशंस जो कुरीतियाँ बहुत समय से व्याप्त है उसको चेंज करने की भी आवश्यकता होती है। तो हमको सोशल चेंज लाना भी जरूरी है। तो सोशल चेंज के बारे में अगर हमको कुछ काम करना है तो हम रूरल सोशोलॉजी के माध्यम से ही कर सकते हैं। सोशल कंट्रोल इन रूरल सोशल सेटअप, सोशल कंट्रोल भी करना है। अब गांव के समाज में आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत अच्छी है और हम चाहेंगे कि वो लंबे समय तक वो चलता रहे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो ट्रांसफ़र होता रहे। तो ऐसी चीज़ों को हमको सहेज के भी रखना है। तो ये सोशल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। रूरल सोशल प्रोसेसेस, किस प्रकार की प्रक्रियाएं वहाँ पर चल रही हैं, ठीक है ना। रिलीजन एंड कल्चर इन रूरल सोसाइटी, कौन कौन से धर्म वहाँ के लोग मानते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, इसके बारे में भी अध्ययन करना है। तो रूरल सोशोलॉजी ही हमको मदद करती है। रूरल प्लानिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन, गांव में अगर कोई विकास का काम करना है, वहाँ कोई योजना तैयार करनी है, तो हमको रूरल सोशोलॉजी का ही मदद लेना होगा। रिकंस्ट्रक्शंस के काम अगर करने हैं वहाँ पे, डेवलपमेंट के जो काम करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हमको रूरल सोशोलॉजी के माध्यम से ही हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन अर्बन एंड रूरल सोसाइटी, रूरल सोशियोलॉजी के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि अर्बन सोसाइटी और रूरल सोसाइटी में क्या डिफरेंस है। मतलब शहरों में रहने वाले लोगों का समाज किस प्रकार से है और ग्रामीण स्तर पर रहने वाले लोगों का समाज किस प्रकार से है। तो दोनों में अंतर अगर हमको करना है तो वो रूरल सोशियोलॉजी ही हमको इस के लिए मदद कर सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। जैसे कि क्लास स्टार्ट करने के पहले भी मैंने बताया था कि रूरल सोशियोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं या हमें क्यों पढ़ना चाहिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंतर्गत। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मेन एम क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ है उसको हमको किसानों तक पहुंचाना है। लेकिन हमारे किसान कहाँ पे रहते हैं? गांव में रहते हैं। और हमको टेक्नोलॉजीज़ किस प्रकार की पहुंचानी है किसानों तक कि उनकी समस्याओं को दूर कर सके। इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ हम किसानों तक पहुंचाएंगे तभी वो टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करेंगे। अदरवाइज़ हम अपनी मनगढ़ंत कोई भी टेक्नोलॉजीज़ अगर उन पर थोपेंगे तो वो टेक्नोलॉजीज़ वो अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले उनकी समस्याओं को हमको जानना आवश्यक है, क्योंकि हम उनके ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की ही बात नहीं हो रही है, वहाँ पूरे गांव में किस प्रकार की समस्याएं हैं, सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, कल्चरल प्रॉब्लम्स क्या है, इन सारी चीज़ों को भी जानने की आवश्यकता है। और इन सारी चीज़ों को जानते हुए जब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं तभी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इफेक्टिव होता है और गांव वाले उस टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि कुछ समाज में कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं, कुछ चीज़ों को एक सिरे से रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर कोई गांव में पंडित लोग रह रहे हैं, तो पंडित लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे हम पिगरी की बात नहीं कर सकते, सुअर पालन कैसे करना है, ठीक है ना। वहाँ पे पोल्ट्री की हम बात नहीं कर सकते, वहाँ पे हम मछली पालन की बात नहीं कर सकते। अगर उस गांव का बिना अध्ययन करे अगर हम वहाँ पे चले जाएं और बोलें कि फिशरीज मछली पालन की ये नई टेक्नोलॉजी है, ये आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, लेकिन हमने जानने की कोशिश ही नहीं किया कि उनके लिए वो चीज़ एक्सेप्टेबल है कि नहीं, तो हमारा पूरा पूरा टाइम जो है वेस्ट हो गया, व्यर्थ हो गया, क्योंकि वो हमारी जो भी टेक्नोलॉजी इसको अडॉप्ट करेंगे ही नहीं। तो इसलिए ये रूरल सोशोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के फील्ड में। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं इस के बारे में मैं तो बता दूं आप लोगों को। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, मतलब यहाँ पे जो मेजॉरिटी है लोगों की वो गाँव में रहते हैं। मतलब 75 to 80% लोग हमारे देश में गाँव में रहते हैं। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज नोइंग रूरल लाइफ स्टाइल, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नोइंग रूरल लाइफ स्टाइल, ठीक है ना। पहले पॉइंट पे हमने क्या देखा कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, मतलब 75 to 80% लोग यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। तो 75 to 80% हमारे देश के लोग जब ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं
और हम देश के विकास की बात कर रहे हैं, तो उन 75-80% लोगों के बारे में नहीं जानेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? ठीक है ना? तो इस वजह से रूरल सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नोइंग रूरल लाइफ स्टाइल। रूरल सोशियोलॉजी के माध्यम से ही हम गांव के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उनके लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस हमको करना है उसकी प्लानिंग भी हम कर सकते हैं, अगर उनके हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी या हमारे देश की बात करें तो एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, और ये ऑक्यूपेशन करने वाले लोग गांव में रहते हैं। और गांव में रहते हैं मतलब रूरल या विलेज में रहते हैं। और उनकी सोशोलॉजी क्या है, उनका आ, सामाजिक सिस्टम क्या है, उनका सोशल सिस्टम क्या है, ये चीज़ अगर हमको जानना है तो हम गांव से ही जान सकते हैं। रूरल रिफॉर्म कैन बी डन बाय स्टडिंग इट। और रूरल रिफॉर्म्स, गांव में अगर अमूल चूल हमको बदलाव लाना है तो हम गांव के अध्ययन से ही ऐसा संभव कर सकते हैं। ठीक है ना? एजुकेशन इलिटरेसी प्रॉब्लम ऑफ ट्वेंसी। ट्वेंसी का मतलब होता है कि काम चोरी की जो समस्याएं होती है, ठीक है ना, ड्रॉप आउट रेट। ठीक है, लोगों को हमको लिटरेट भी करना है, हमारे देश की लिटरेसी रेट भी बढ़ानी है। और मेजॉरिटी हमारी कहाँ पे रहती है? गांव में रहती है। तो उनकी लिटरेसी की क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब क्यों वो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और एजुकेशन के लेवल को अगर हमको बढ़ाना है तो ये सारी चीज़ें भी हमको जानना है, तो ये रूरल सोशोलॉजी के माध्यम से ही हम जान पाएंगे। हाउ टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गाँव में आपको मिलेंगी। बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं तो उसका उन्मूलन भी हमको करना है। तो बेरोजगारी की समस्याएं क्यों हैं, ये चीज़ें अगर हमको जाननी है तो भी हम रूरल सोशोलॉजी का ही मदद हमको लेना पड़ेगा। प्लानिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है गांव के लोगों के विकास के लिए, तो उनका कंप्लीट स्टडी जरूरी है, तभी हम उचित योजना बना सकते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ हेल्पफुल इन रूरल रिकंस्ट्रक्शंस। ग्रामीण पुनर्निर्माण इसको बोला जाता है कि गांव में विकास अगर नहीं हो रहे हैं, किन कारणों से नहीं हो रहे हैं, उन कारणों को पता लगाना, पता लगाने के बाद उन कारणों को दूर करना, और उनके लिए विकास से संबंधित कार्य करना, ये रूरल रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। इट इज़ हेल्पफुल इन स्टडिंग द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर। ग्रामीण लोगों की संस्कृति या हमारे देश के लोगों की संस्कृति, उसको ग्रामीण लोग ही हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी हमारा कहाँ पे रह रही है? गांव में रह रही है। तो इंडियन कल्चर या भारतीय संस्कृति के बारे में अगर हमको जानना है तो गांव में रहने वाले लोगों की संस्कृति के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। विलेज इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंडियन सोसाइटी। और यहाँ पे जो गांव है वो हम भारतीय समाज की एक आधार है या एक आधारभूत इकाई है। ठीक है ना? इंडियन सोशियोलॉजी इज एक्चुअली रूरल सोशियोलॉजी। इस प्रकार से इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि इंडियन सोशियोलॉजी क्या है एक्चुअल में? रूरल सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स के माध्यम से आप लोग शायद समझ गए होंगे कि रूरल सोशियोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण है, और इस पर्टिकुलर विषय की स्टडी हम एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के अंतर्गत क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। आज यहीं तक हम क्लोज करते हैं।